वेलकम टू कोर क्लासेस CHE 2 असाइनमेंट पार्ट 1 जिसमें टोटल इस असाइनमेंट में 10 क्वेश्चंस हैं और आज की जो वीडियो है उसमें हम हाफ असाइनमेंट करेंगे। तो CHE 02 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट्स हैं। तो जो फर्स्ट है वो है साइज ऑफ द एटम्स इन पीरियोडिक टेबल डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता है, इसे एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एन क्वांटम नंबर। एन मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है अलॉन्ग विद पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, जो इलेक्ट्रॉन्स एड अप होते हैं वो एक ही शेल में मतलब कि सेम शेल में एड अप होते हैं। तो सेम शेल में हो रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है ऑन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल वो इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल का पर जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो वही रहेगा। तो ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेनली द साइज ऑफ एटम नॉट इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर बट डिक्रीजेज ऑल्सो। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर और पोटेशियम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। बोल रहे हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम, लेकिन अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर पोटेशियम एंड कॉपर बोथ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद यहाँ अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का रीज़न लिखना है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ से दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। बाय रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन पोटेशियम विल अटेन स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन है, ऑर्गन इज नोबल गैस और इट हैज़ एटॉमिक नंबर 18। तो क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा पोटेशियम। तो ये लूजली इजीली ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये जो है वो लूज कर सकता है, लेकिन कॉपर के केस में ऐसा नहीं होता एज कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करें दोनों में से। लेकिन अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, लेकिन अब सेकंड अगर बात करें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना होगा। लेकिन कॉपर के केस में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो वो डी ऑर्बिटल में से अभी रिमूव करवाना होगा। तो डी ऑर्बिटल में से, वो भी फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके लिए बहुत ही हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, जो कि इतनी पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कॉपर की कम होगी। कॉपर का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ऐसा केस नहीं होता है। यही रीज़न आपको यहाँ पे लिखना होगा। सी पार्ट, बेरिलियम सल्फेट इज सॉल्यूबल इन वाटर वाइल बेरियम सल्फेट इज नॉट। तो डिफरेंस, दोनों सल्फेट्स हैं, एक बेरिलियम है तो दूसरा बेरियम है। तो ये जो है मेनली इसमें रीज़न आप बताओगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी अगर बेरियम की बात करें, बेरियम का जो साइज है कैटाइन, तो इसका जो साइज है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बेरिलियम। तो बेरिलियम का जो साइज है वो कम होगा कैटाइन का, लेकिन बेरियम का बड़ा ज़्यादा होगा। इसी की वजह से एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन ड्यू टू बिग साइज ऑफ एनाइन एंड कैटाइन इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन बेरिलियम का केस करें तो बेरिलियम का जो कैटाइन है वो स्मॉल कैटाइन है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो ईजिली पोलराइजेबल है। पोलराइजेबल है तो इसका मतलब क्या है, क्यों क्यों पोलराइजेबल है, क्योंकि सल्फेट आयन और बेरिलियम कैटाइन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बेरिलियम कैटाइन इज स्मॉल इन साइज बट सल्फेट आयन इज लार्ज इन साइज। ड्यू टू दिस उनमें जो बॉन्डिंग है इतनी प्रॉपर नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से पोलराइजेबल है इजीली, जिसकी वजह से द लैटिस एनर्जी ऑफ बेरिलियम सल्फेट इज नॉट वेरी हाई, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर डेंसर एंड हार्डर देन एल्कली मेटल। दोनों ही मेटल्स हैं, एक ग्रुप 1 है एक ग्रुप 2 है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो डेंसिटी है इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन इनमें अगर आप डिफरेंस देखें तो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली मेटल्स में और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में 2।
तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं मेटालिक मेटालिक बॉन्डिंग में, लेकिन यही रीज़न हमें यहाँ पे लिखना होगा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर डेंसर। क्यों? क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, लेकिन ऐसा केस एल्कली मेटल्स में नहीं है। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, सो डोंट पार्टिसिपेट इन मेटालिक मेटालिक बॉन्डिंग। तो डेंसिटी और हार्डनेस जो दोनों का रीजन एक ही होगा, तो वही हमने 2 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन रीजन का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रेफाइट एंड डायमंड आर डिफर मार्केडली इन देयर हार्डनेस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ग्रेफाइट और डायमंड का वैसे भी डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में। डायमंड के केस में जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स 6 मेंबर रिंग्स होती हैं और उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं। तो मूवेबल नहीं है तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि कंडक्टेंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन बिल्कुल अपोजिट केस होता है ग्रेफाइट के केस में। डायमंड में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड विद मैक्रोमोलिक्यूल रिजल्ट इन स्ट्रक्चर विच is without any mobile electron, thus it behaves as an insulator. Rigid 3D structure make diamond one of the hardest substance. तो कंडक्टेंस और हार्डनेस का रीज़न क्या है कि हार्डनेस के लिए आप बताओगे कि ये इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसको एक प्रॉपर्टी जो इसकी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है, एग्जिस्ट करती है, वो है हार्डनेस। लेकिन क्योंकि इसका 3D डायमेंशनल लिंकेजेस हैं, लेकिन उसमें 6 मेंबर रिंग्स होती हैं, उस 6 मेंबर रिंग्स में कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। उन्हीं कोवलेंट बॉन्ड्स में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी लूज हो जाती है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और इसके साथ साथ ग्रेफाइट हैज नो सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एज कंपेयर टू डायमंड, सो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं और दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरिट्स एंड सेकंड क्वेश्चन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। मेरिट्स क्या है? ये अनलिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल होता है, एक ये मेरिट हो गई। दूसरा, ये पोल्यूशन फ्री है और इट रिलीजेस ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल और इट कैन बी स्टोर्ड इजीली। हाइड्रोजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड एज अ गैस इन हाई प्रेशर पाइपलाइंस। डीमेरिट इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है और जो हाइड्रोजन है इसे प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, लेकिन ये मेथड एक्सपेंसिव है, तो ये इसकी डीमेरिट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट बी, गिविंग रीजन एक्सप्लेन विच ऑफ दीज ऑक्साइड्स इज मोस्ट बेसिक। तो अगर इन तीनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो ग्रुप 13 एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन द ग्रुप, तो बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है, ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो इन सभी में से अगर आप बात करोगे तो जो थैलियम ऑक्साइड है इट इज़ मोस्ट बेसिक एज कंपेयर टू अदर ऑक्साइड्स। तो इसका रीज़न अगर आपको बताना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर बेसिक इज द ऑक्साइड। तो आप ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करके भी आप रीज़न दे सकते हो, अदरवाइज सिंपल रीज़न ऑक्सीडेशन स्टेट का बता सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पार्ट ए, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो क्या रोल है? मेटलर्जी प्रोसेसेस अगर एल्यूमिनियम के करते हैं तो उनमें मेटल इज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम एल्यूमिना। मेटल को आइसोलेट करना पड़ता है, मतलब कि सेपरेट करना पड़ता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाय कैरिंग आउट इट्स इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो क्रायोलाइट क्या करता है? इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द ग्रेफाइट एनोड इन दिस प्रोसेस हैव टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्यों ग्रेफाइट एनोड्स को रिप्लेस करना पड़ता है कुछ टाइम बाद? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्यूशन गिव्स एल्यूमिनियम एट द कैथोड, जिसमें ऑक्साइड जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड पे। डिस्चार्ज्ड एल्यूमिनियम sinks to the bottom of the cell and tapped off. फ्रेश एल्यूमिना इज एडेड एज रिक्वायर्ड। तो फ्रेश एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड करते रहते हैं। एनोड इज स्लोली अटैक्ड बाय, अभी उसी एल्यूमिना की वजह से इट इज अटैक्ड बाय लिबरेटेड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होता है कि एल्यूमिना ऐड करने की वजह से क्योंकि वो ऑक्साइड है
तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से एनोड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसे बार बार कुछ टाइम बाद रिप्लेस करना पड़ता है। Part B, what is a product formed in the reaction of nitric acid with metals? Compare it with other reactions, with other metals. तो metals हैं मैग्नीशियम, मैंगनीज, वेरियस मेटल्स के साथ आपको रिएक्शन दिखानी है। इसमें रिएक्शन जो है उसे बैलेंस करके उसके बाद बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखी गई हैं, वो सारी आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ मेटल्स हैं, वो डिफरेंस ये है कि मेटल्स लाइंग अबव द हाइड्रोजन इनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, उसमें हाइड्रोजन रिलीज होती है, लेकिन जो मेटल्स लाइंग बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें वाटर रिलीज होता है। तो ये जो डिफरेंस है, इसी की वजह से जो इक्वेशंस होती हैं, रिएक्शंस हैं, वो उनमें डिफरेंस आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट ए, सल्फर इज बॉइल्ड विद कास्टिक सोडा सोल्यूशन। कास्टिक सोडा मीन्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन सल्फर के साथ करवाओगे तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड FeCl3 हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, ग्रीन कलर में आपको फेरिक क्लोराइड मिलेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड इन एक्वस सोल्यूशन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और उसे पास करवाते हैं थ्रू गैस H2S, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एसिडिफाइड या फिर एल्कलाइन पूछा है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए आंसर आपका सिर्फ एसिडिफाइड ये वाली रिएक्शन है, लेकिन मैंने दोनों लिखी हैं। तो अक्सर ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एल्कलाइन और एसिडिफाइड में रिएक्शन में दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लिखनी है। तो एसिडिफाइड अलग है, एल्कलाइन मीडियम में जो रिएक्शन है KMnO4 के साथ वो अलग होती है। तो इनमें सिर्फ आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन वाटर Cl2 इज एडेड टू सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट मीन्स Na2S2O3। तो एक्व सोल्यूशन है, तो वाटर में सोडियम थायोसल्फेट को डिसॉल्व करवाने के बाद वो क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सल्फर प्लस HCl एंड सोडियम सल्फेट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हैलोजेंस। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, और जो स्ट्रेंथ होती है, और इट्स क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हैलोजेंस जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है। अगर बोर्न हाइब्रिड साइकिल आप अगर इन सभी के लिए किसी भी हैलोजन एटम के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वेपोराइजेशन जो हीट है वो उनकी पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन अगर हाइड्रेशन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी देखते हैं तो उनकी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ अप्लाई करने के बाद अगर आप टोटल एनर्जी देखोगे तो टोटल एनर्जी में फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इसके केस में हम इवेपोरेशन एंथैल्पी ओमिट कर देते हैं। क्यों ओमिट करते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी गैस होती हैं एट द रूम टेम्परेचर। तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करना है। और जो आपका मेन रीजन है, नेट एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। Free energy changes become less negative descending the group as we move down the group. Fluorine strongest oxidizing agent क्यों है? Despite of electron affinity of chlorine being highest, चाहे उसकी electron affinity chlorine की ज़्यादा है, लेकिन fluorine is the most electronegative element in the whole periodic table and it is the strongest oxidizing agent. क्यों? क्योंकि इसकी enthalpy of dissociation low है due to small size, और स्मॉल साइज की वजह से इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एंड हाई इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये आपका मेन रीजन है इस आंसर का। लेकिन क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसे आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। गिव रीजन फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स और रिएक्शन जिनोन ट्राइऑक्साइड XeO3, उसकी किसी एल्कली सोल्यूशन के साथ रिएक्शन आपको बतानी है। तो जो मेन रीज़न है वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको सभी नोबल गैसेस की जो डिस्कवरी हुई थी उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। ये आपकी बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो लेट डिस्कवरी क्यों हुई थी, तो उसके लिए जो मेन रीज़न है वो
chemical inertness of lighter noble gases, helium, neon, argon, and rare abundance of comparatively reactive noble gases. These were the reason for the late discovery of noble gases, krypton, xenon and radon. रेडॉन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रिएक्शन उसके बाद आपको बतानी थी एल्कली सोल्यूशन, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करो और उसके साथ रिएक्शन करवाइए जिनोन ट्राइऑक्साइड की, तो सोडियम जिनेट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, फ्रास्कल मेथड, यूज एनी मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर फ्रॉम नेटिव डिपॉजिट। तो इसके लिए फ्रास्कल मेथड है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए एक डायग्राम है, स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे प्रोसेस कैसे इन द एप्लीकेशन आता है, कैसे अप्लाई होता है, वो इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा है, लेकिन इसमें एक डायग्राम है वो भी बनानी है, लेकिन वो आपको मिलेगी फिगर 9.3 पेज नंबर 7। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं आपको बुक नंबर 3 जिसका यूनिट नंबर 9 है और आपको पेज नंबर 7 में ये डायग्राम मिल जाएगी। तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसे एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमने जो हाफ असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर लिया है, CHE02 की हाफ असाइनमेंट जिसमें 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, और इसके नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। और इसके अलावा अगर जो आपको ये जो वीडियो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं PDF जिनको चाहिए, वो PDF आपको उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर किसी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो। और बाकी अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और देखती रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।